फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल टिपिकल जनरल नोट्स को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूं कि अब तक के प्रीवियस वीडियोस को आपने वॉच किया होगा। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट को यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्रोनोलॉजी में है। चीजों को आप सिक्वेंसली अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2.4 में क्या लिखा हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी M25। ये आगे जो वर्ड है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ, अनलेस नोटेड अदरवाइज। आप ड्राइंग में देखेंगे समटाइम्स इट इज मेंशन्ड लाइक दिस, UNO। इसका मतलब होता है अनलेस नोटेड अदरवाइज। कहने का मतलब जब तक ड्राइंग में आपसे कहा ना जाए तो आपको M25 ग्रेड को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने यह जो ड्राइंग है इसे रेफर करते हैं। यह ड्राइंग एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, किसकी, स्लैब रेनफोर्समेंट की। यहाँ पे भी देखिए नोट्स को मेंशन किया हुआ है इस पर्टिकुलर ड्राइंग में। यहाँ पे हम रेफर करेंगे पॉइंट नंबर 6 को। ये देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ, स्लैब एंड बीम्स। इसके लिए जो कंक्रीट का ग्रेड है वो क्या है, M25। इसके जस्ट एबव में क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स। यदि कॉलम की बात करें तो इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, एज पर कॉलम शेड्यूल। मींस कॉलम में जो कंक्रीट का ग्रेड होगा उसके लिए हमें कॉलम की शेड्यूल को रेफर करना होगा। तो लेट्स रेफर द कॉलम शेड्यूल। फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए बिल्डिंग का कॉलम शेड्यूल है, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी कॉलम के लिए लेट सपोज C16 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंक्रीट मिक्स, क्या लिखा हुआ है, M25। कॉलम C18 M25, राइट। इसी तरह से कॉलम C20 इट्स अ M25। मतलब जो भी कॉलम आप कास्ट करेंगे उसकी एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे कॉलम शेड्यूल में मेंशन की रहेगी। ये देखिए मैंने और भी कॉलम्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए जो स्लैब की रिइंफोर्समेंट डिटेल हम देख रहे थे उसमें उन्होंने लिखा था कि कॉलम के लिए यू हैव टू रेफर द कॉलम शेड्यूल। किसी और बिल्डिंग की भी कॉलम शेड्यूल को देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यह एक बिल्डिंग के पर्टिकुलर फ्लोर लेवल पे आने वाले शेयर वॉल की शेड्यूल है। तो यहाँ पे देखिए जो भी शेयर वॉल दी हुई है फ्रेंड, उसकी यहाँ पे देखिए इन्होंने डायमेंशंस मेंशन की है। यहाँ पे ग्रेड मार्क नहीं किया हुआ है। जनरली जो कॉलम शेड्यूल में मेंशन किया होता है, तो हमें किसको रेफर करना है, यहाँ पे नोट्स को। यहाँ पे देखिए नोट्स में पॉइंट नंबर 3 को देखिए क्या लिखा हुआ है, कंक्रीट मिक्स शैल बी M30। कहने का मतलब फ्रेंड, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं उस बिल्डिंग में जो एक पर्टिकुलर फ्लोर पे आने वाले शेयर वॉल के लिए जब मैं कंक्रीटिंग करने जाऊंगा, दिस इज M30 ग्रेड। सो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं कि जनरल नोट्स में क्या लिखा हुआ था कि जब तक आपको मेंशन नहीं किया गया है तब तक आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लिखा था UNO, अनलेस नोटेड अदरवाइज, जब तक आपसे कहा ना जाए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हमें कहा जा रहा है क्या, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कीजिए। तो जनरल नोट्स में जो लिखा हुआ था M25 नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है M30, वी विल फॉलो दिस। इसका कहने का मतलब यही है। 2.5 को देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। कहने का मतलब जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वहां पे HYSD स्टील को यूज किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या मेंशन किया, कंफर्मिंग टू IS कोड 1786। यहाँ पे आप इस बात को जानिए फ्रेंड, जो 1786 IS कोड है ये बेसिकली स्टील रिइंफोर्समेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए गाइडलाइन को प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि जब हम HYSD स्टील को यूज करेंगे प्रोजेक्ट पे, तो उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें रेफर करना है 1786 IS कोड को, राइट। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है, जो सिविल इंजीनियर को बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए, कि जो मैं HYSD स्टील यूज करूंगा उसका ग्रेड क्या होगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरे प्रोजेक्ट पे यूज होने वाला स्टील है उसका ग्रेड क्या होगा। तो ग्रेड के लिए आप जनरली देखेंगे कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट की ड्राइंग होगी वहीं पे ये चीजें मेंशन होगी। इसके लिए मैं एक स्लैब रिइंफोर्समेंट या फिर कॉलम शेड्यूल को या फिर बीम डिटेल्स को आपके सामने शो करता हूँ, प्लीज रेफर केयरफुली। फ्रेंड्स, आपके सामने यह एक बिल्डिंग की फ्लोर पे आने वाले बीम्स की डिटेल है। यहाँ पे जो जनरल नोट्स है इसमें पॉइंट नंबर 5 को रेफर कीजिए। क्या मेंशन किया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट शैल बी FE 500। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब एक सिविल इंजीनियर स्टील की रिक्वायरमेंट को रेज करेगा, परचेज में डालेगा प्रोक्योरमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा फ्रेंड, इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ऑर्डर करेगा, FE 500। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड माय वर्ड्स।
फ्रेंड्स आपके सामने देखिए बिल्डिंग की कॉलम शेड्यूल है। यहाँ पे जो जनरल नोट्स दी हुई है इस पर्टिकुलर ड्राइंग में, इसमें पॉइंट नंबर 2 को रेफर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ फ्रेंड, ऑल रिइंफोर्समेंट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार, मींस H/SD यूज करनी है। और यहाँ पे ग्रेड क्या लिखा हुआ है इन्होंने, FE 500, मींस जब भी हम स्टील को ऑर्डर करेंगे, अगेन दिस इज FE 500। फ्रेंड्स आपके सामने ये देखिए एक स्लैब की रिइंफोर्समेंट प्लान है, मींस स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। यहाँ पे हम रेफर करेंगे अगेन जनरल नोट्स को। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 को देखिए फ्रेंड, क्या मेंशन किया हुआ है, रिइंफोर्समेंट ग्रेड शैल बी FE 500, राइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल RCC वर्क, RCC स्टैंड्स फॉर reinforced cement concrete shall be carried out in accordance with Indian Standard 456/2000। कहने का मतलब जब भी मैं स्ट्रक्चर वर्क को कैरी आउट कर रहा हूं तो हमें रेफरेंस के लिए क्या करना है फ्रेंड, इंडियन स्टैंडर्ड 456 को रेफर करना है। एग्जाम्पल के लिए समझिए फ्रेंड कि यदि मैं कॉन्क्रीटिंग वर्क को कर रहा हूं तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब्स की कास्टिंग करते हैं। तो उसकी फेल्यूर क्राइटेरिया या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हमें भरने हैं, इन सब के लिए हमें किसे रेफर करना है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 को। एग्जाम्पल के तौर पे कॉलम की मेन रिइंफोर्समेंट की बात करें तो उसमें लैप लेंथ की हम बात करते हैं, तो अगेन किसे रेफर करना है, इंडियन स्टैंडर्ड 456 को। यदि मैं कंक्रीटिंग कर चुका हूं कॉलम की, स्लैब की, बीम की, रिटेनिंग वॉल की, एनीथिंग, तो डी शटरिंग करनी है मुझे, तो डी शटरिंग के लिए कम कितना मिनिमम टाइम चाहिए, अगेन इसके लिए रेफरेंस कहाँ देखना है हमें फ्रेंड, IS 456। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब भी हम RCC वर्क को कैरी आउट करना है तो टेक्निकल रेफरेंस के लिए वी हैव टू रेफर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड कैम्बर, इस टेक्निकल टर्म को फर्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड कैम्बर एट द रेट L/350 टू ऑल बीम एंड स्लैब वेयर L इज अ स्पैन। सेकंड क्या लिखते हैं, प्रोवाइड कैम्बर एट द रेट L/150 टू ऑल कैंटिलीवर स्लैब। सो फ्रेंड सबसे पहले इस टेक्निकल टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब आपने बीटेक या डिप्लोमा के टाइम पे हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ा होगा फ्रेंड, तब इस टर्म को आपने देखा होगा, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए पहले रोड के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। तो रोड के क्रॉस सेक्शन को देखिए फ्रेंड, इस तरह से बनाई जाती है, या तो ये पैराबोलिक होती है, राइट, दिस इज अ पैराबोलिक प्रोफाइल ऑफ ए रोड, या फिर समटाइम्स स्ट्रेट रोड भी होती है इस तरह से, राइट। ये बेसिकली क्या है, इस तरह से सेंट्रल पोर्शन को रीच करके दोनों साइड में इस तरह से क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए जिसको मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ, ये क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है कि कभी भी पानी इस पे आए तो वो रुके नहीं, ड्रेन आउट कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके हाईवे इंजीनियरिंग में कैम्बर का। सो फ्रेंड्स आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कैम्बर इज नथिंग बट दिस इज अ क्रॉस स्लोप। सेम इसी तरह से हम बात करें फ्रेंड बीम के लिए, यहाँ पे कैंटिलीवर हो या फिर किसी स्लैब में बीम की बात कर रहे हैं। ये देखिए मैं इस तरह से एक सेक्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ बीम जिसको मैं हैच कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कंसल्टेंट क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल पोर्शन में कैम्बर का प्रोविजन करना है। तो इस बीम के केस में क्या कह रहे हैं फ्रेंड कि जो सेंट्रल पोर्शन है अगेन इसको इस तरह से रिज करना है, राइट। और ये जो रिज किया जा रहा है बेसिकली इसको अप करना है। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन को अप करना है दिस इज नथिंग बट कैम्बर इन बीम, नॉर्मल बीम की बात कर रहे हैं। और ये जो हाइट उठानी है फ्रेंड, ये कितना उठाना है, L/350। लेट सपोज आपका स्पैन जो है, यहाँ पे स्पैन की बात कर रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं, राइट, ये स्पैन की बात कर रहे हैं। यदि ये 3500 का स्पैन है डिवाइडेड बाय 350 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब है जब शटरिंग लगाई जाएगी इस बीम के लिए तो सेंट्रल पोर्शन को 10 क्या करना है, अप करके रखना है, दिस इज नथिंग बट कैम्बर। अब हम बात करें फ्रेंड कैंटिलीवर बीम की बात करें, आप देखेंगे कि इस तरह से बीम के सेक्शन से इस तरह से बैल्कनी को प्रोजेक्ट किया जाता है, राइट। ये पीछे देखिए एक्सटेंशन लाइन है तो स्लैब इधर कंटिन्यू होगी। ये बेसिकली बैल्कनी का स्लोप है विच इज नथिंग बट कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर बैल्कनी है फ्रेंड, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह से कैम्बर का प्रोविजन करेंगे। तो जो ये लिफ्ट देंगे, जो हाइट बढ़ाएंगे वो कितना होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट कैम्बर। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, L/150,
मतलब जो स्पैन होगा, अगेन यहाँ सेंटर लाइन से ये जो स्पैन है, लेट सपोज आपकी 1500 की बैल्कनी है प्रोजेक्टेड, 1500 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो अगेन 10 mm। मतलब जब शटरिंग लगाऊंगा इस पर्टिकुलर बैल्कनी की तो मुझे 10 mm अप रखना है। इसी बात को इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैम्बर के टर्म में डिफाइन करके। सो फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे कि ये जो प्रोविजन है 2.7 में, इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, इसका प्रोविजन किस तरह से साइट पे की जाती है। होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू फ्रेंड्स। वीडियो में डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, अदर पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टिपिकल जनरल नोट्स जो स्ट्रक्चर के लिए फॉलो करना है, उसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, जिससे स्ट्रक्चर की ड्राइंग पढ़ना विल बी वेरी इजी। पैरेलली इट विल बूस्ट योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने विमुक्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।